दोस्तों, मैं हूँ उमा मेडमाइंड चैनल की ओर से। जैसा कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने का वादा किया था, तो उसी वादे को पूरे करते हुए मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है। और जो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा वो है एसिड बेस बैलेंस। आइए तो बात करते हैं एसिड और बेस क्या होते हैं। ठीक है, जो हमारे एसिड होते हैं क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं। ठीक है, एसिड जो होते हैं एसिड्स आर हाइड्रोजन आयन। वही जो बेस होते हैं वो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट, इसके अंदर ये आते हैं। जो एसिड होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, यानी खट्टे होते हैं। ठीक है, वही जो हमारे बेस होते हैं उनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। ठीक है, वही जब हम किसी लिक्विड है कोई भी, उसमें अगर हम लिटमस पेपर डालते हैं, डिप करते हैं 1 मिनट के लिए, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जाए विच मीन इट विल बी एसिड। एंड वही जब जो बेस होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था एसिड और बेस का एक जनरल सा डिफरेंस। ये देखिए, आप सभी ने पीएच स्केल के बारे में तो पढ़ा ही होगा, देखा होगा। तो जो पीएच स्केल, तो इससे थोड़ा बहुत आप रूबरू होंगे। ये है पीएच स्केल जिसमें 0 to 14 मार्किंग होती है। ठीक है, 0 फॉर एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेस। जो 0 होगा यानी जो 0 की तरफ आएंगे इधर की तरफ, यानी उस साइड क्या होगा, कोई भी जो फ्लूइड है, कोई भी लिक्विड है, वो क्या होगा, उसकी जो नेचर होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। वहीं जो 7 की तरफ होगा यानी मिड में होगा, वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ना कि नॉर्मल। ये डिफरेंस है। जो 7 पर जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, ना कि नॉर्मल। ठीक है, वहीं 14 जो उस तरफ जाता है वो क्या होता है, बेस होता है। यहाँ आपके हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होते हैं। जैसे मैंने बताया था, एसिड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन। तो एसिड में क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होंगे, और जैसे जैसे उधर की तरफ बेस की तरफ जाएंगे हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, या फिर बेसिक हो जाएगा। अब ये आपने ये वाली इक्वेशन आप सभी ने देखी होगी, ये वाली, हाइड्रोजन आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। ठीक है, देखो, यानी जितने मैंने कहा इधर हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यानी जितने हाइड्रोजन, ये पीएच ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ है, यानी हाइड्रोजन आयन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही पीएच क्या होगा, उसका कम होगा। ठीक है, तो इंक्रीज हाइड्रोजन आयन डिक्रीज पीएच। और हाइड्रोजन आयन अगर ज़्यादा होती है इट मीन्स क्या है, वो एसिडिक है। देखो, ये इक्वेशन हम सभी को पता होती है, लेकिन इसका ना अप्लाइड फॉर्म, मतलब आपको हमेशा ये चीज़ जुबान पर होनी चाहिए कि हाइड्रोजन आयन क्या हो रहे हैं, अगर कम है, नहीं हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ही ज़्यादा रहेगी, या तो हाइड्रोजन आयन या फिर पीएच ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो पीएच क्या रहेगा, कम रहेगा, और वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। वहीं अगर हाइड्रोजन आयन कम हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पीएच बढ़ रहा है, और क्या हो जाएगा, वो एल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आया। ठीक है, तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एट नॉर्मल पीएच द ब्लड इज, नॉर्मल पीएच पे ब्लड क्या है, क्या वो अल्कलाइन है, एसिडिक है, ठीक है, न्यूट्रल है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए हमारे ब्लड का पीएच क्या है। हमारे ब्लड का पीएच क्या है, बताओ, 7.35 टू 7.45, ये रेंज है ब्लड के पीएच की। ठीक है, ये क्या है, पीएच ऑफ ब्लड है। ठीक है, ये हमारे ब्लड का पीएच है। तो मुझे बताओ, क्या ये क्या है, क्या ये एसिडिक है, न्यूट्रल है, अल्कलाइन है, क्या है। जैसे कि मैंने आपको पीएच स्केल बताया था, सिर्फ जो 7 पर होगा वो ही न्यूट्रल होगा, जो इधर की तरफ आएगा वो एसिडिक होगा, और जो उधर की तरफ जाएगा वो क्या होगा, बेसिक होगा, यानी अल्कलाइन होगा। तो ये किधर की तरफ जा रहे हैं, 7 से आगे, तो क्या होगा, अल्कलाइन। हमारी जो बॉडी है उसको क्या पसंद है, बॉडी को बेस पसंद है। ठीक है, बॉडी को क्या पसंद है, बेस पसंद है। हमारी बॉडी जो है वो बेसिक नेचर पर ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करती है। हमारी सेल की, हमारी बॉडी जो ग्रोथ है वो बेसिक उस पर होती है। ठीक है, हाँ, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कुछ टर्म हैं लाइक जिसमें बहुत सारे बच्चे पजल हो जाते हैं। वो क्या है, लाइक हम एसिड को एसिडिक, एसिडोसिस से वो कर लेते हैं, एसिड बेसिक, इनको किससे वो करते हैं, मिसकन्फ्यूज किसके साथ हो जाते हैं, एसिडोसिस और अल्कलोसिस के साथ। ठीक है, अब ये देखो, हम इन टर्म को समझते हैं कि इनका बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, जिससे आप अरे इन्हीं छोटी छोटी उससे हमारे जो एमसीक्यूज होते हैं उनमें हम गलती कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं एसिड, बेसिक, न्यूट्रल, ठीक है, वो तो क्या है, वो फ्लूइड का नेचर होता है कि उस फ्लूइड का नेचर क्या है, कि वो बेसिक नेचर का है या एसिड नेचर का है, किस नेचर का है। उसका जो हम रेफरेंस लेते हैं वो क्या होता है, लाइक न्यूट्रल होगा 7, अगर वो 7 से कम हो जाता है तो वो एसिडिक नेचर का होगा, वो कोई भी फ्लूइड है। और अगर वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, ये होता है। वही जो हम बात करते हैं एसिडोसिस, एल्कलोसिस, टर्म जो है एसिडोसिस, एल्कलोसिस, वो क्या है, एबनॉर्मेलिटीज़ हैं।
ठीक है, वो क्या है, एबनॉर्मेलिटी है। उसका हम रेफरेंस क्या लेते हैं, उसका रेफरेंस हम लेते हैं ब्लड के पीएच को। ठीक है, हम कहते हैं किसी को रेस्पिरेटरी एसिड, अभी मैं इन पे नहीं जाऊंगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस उनको हम आगे बताएंगे, समझाएंगे आपको क्या है ये सब चीज़ें। अभी सिर्फ आपको देखना है कि मैं जो बता रही हूँ लाइक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कोलोसिस, यानी कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। ठीक है, ये क्या है, एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। तो लाइक जो एसिडोसिस है और एल्कोलोसिस है, इनको हम किससे रेफरेंस देते हैं, हम उसको देते हैं ब्लड पीएच से। यानी ब्लड का पीएच मैंने अभी बताया 7.35 टू क्या होता है 7.45, ये क्या है, ब्लड का पीएच है। ठीक है, अगर ये 7.35 से कम हो जाए तो एसिडोसिस, वहीं अगर ये 7.45 से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, एल्कलोसिस हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये बहुत हो गया, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ क्या है, 7 है। ठीक है, 7 न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ जो 7.35 है वो कहीं ना कहीं क्या है, स्लाइटली बेसिक है। स्लाइटली क्या है, बेसिक है, यानी बेस की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब उस वो है क्या है, वो आपका स्टैंडर्डाइज। ठीक है, उससे अगर कम होगा, ठीक है, अगर 7.20 भी है, इसका मतलब क्या, देखो एसिडोसिस क्या है, बॉडी को जितना हाइड्रोजन आयन चाहिए अगर उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, बॉडी को कितना चाहिए, बॉडी को 7.35 से 7.45, ठीक है, यानी 7.35 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन कम चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, इधर की तरफ तो हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं अगर यहाँ बात करूँ 7.014, यानी इधर तो हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो 7.35 है, यानी उसको इतना ही स्लाइटली क्या चाहिए, एल्कलाइन नेचर पे वो काम करती है, यानी हाइड्रोजन आयन थोड़े कम चाहिए उसको। ठीक है, लेकिन अगर अब यहाँ बात जब हम एसिडोसिस की करेंगे, उसमें क्या, देखो 7.35 टू 7.45 नॉर्मल पीएच है किसका, ब्लड का। अगर 7.20 भी हो जाए तो यानी बॉडी किसकी तरफ जा रही है, एसिडोसिस की तरफ। ठीक है, जबकि अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, जो कंफ्यूज होता है, अब हम सोचते हैं 7.20 ये तो एल्कलाइन है, क्योंकि 7 से ऊपर तो क्या है, एल्कलाइन होता है। ठीक है, लेकिन यही तो डिफरेंस है एल्कलोसिस और एसिडोसिस और ये एसिड और बेस में। यही मैंने डिफरेंस समझाने के लिए आपको इस एक उस पर लिखा है कि ये क्या है, नेचर ऑफ फ्लूइड है। ठीक है, इससे हमें इनमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, अगर आप सभी को वो समझ आ गया हो तो मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है, केस ऑफ एसिडोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ ब्लड प्लाज्मा मे बी प्रेजेंट। देखो एक एक चीज करके देखते हैं। एसिडिक, ऑप्शन ए एसिडिक, बी अल्कलाई, सी न्यूट्रल एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में कहा है कि एसिडोसिस की कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है, एसिडोसिस। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना बिल्कुल एक एक चीज़ को देखते हैं। एसिडोसिस की कंडीशन है, ठीक है, तो यहीं पर आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए, हमने कंडीशन क्या बताया था, 7.35 से 7.45 हमारा नॉर्मल होता है ब्लड का पीएच। अगर वो 7.35 से कम हो जाए, यानी हमारा अब यहाँ हम देख रहे हैं 7.35 से लेस देन, ठीक है, हाँ, यानी क्या होगा, वो एसिडोसिस होगा, क्योंकि इन्होंने कोई हमें क्या नहीं रेंज नहीं दी है। ठीक है, इन्होंने कोई हमें क्लिनिकल पीएच की इन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो हम क्या मानेंगे कि लेस देन 7.35। तो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ ब्लड प्लाज्मा में बी प्रेजेंट, ब्लड प्लाज्मा का क्या नेचर रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये है, एसिडिक होगा, एल्कलाई होगा, न्यूट्रल होगा, ऑल ऑफ द अबव, या सभी होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलो यही हम सोल्व करते हैं। ये देखो हमने कहा एसिडोसिस, एसिडोसिस 7.35 से कम क्या है, एसिडोसिस है। तो अब मुझे बताओ 7.35 से कम तो 7.20 भी होगा। ठीक है, 7.20 या 7.30, ठीक, कुछ भी कह लीजिए, और 7 भी है 7.35 से कम, और 6 भी है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला, इन केस ऑफ एसिडोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ ब्लड प्लाज्मा में बी प्रेजेंट, यानी अरे एसिडोसिस का हमें पता है 7.35 से कम होना क्या है, एसिडोसिस है। ठीक है, तो इससे कम तो 7.20 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मतलब कोई भी। ये मैंने स्पेसिफिक डिजिट इसीलिए लिखे क्योंकि 7 पे तो हमारा क्या चीज़ होती है, कोई भी फ्लूइड उसका नीचे वो एसिड न्यूट्रल भी होता है। 7 पे अगर हम पीएच स्केल के अकॉर्डिंग देखें तो 7 पे कोई होगा तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना, 7 पर न्यूट्रल होता है। वहीं 7 से ज़्यादा क्या है, एल्कलाइन, और 7 से कम क्या है, बेसिक। यानी ये तीनों ही 7.35 से कम की क्या है, डिजिट्स हैं। ठीक है, और ये तीनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं होने की, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एसिडोसिस लिखा है। ठीक है, एसिडोसिस में ये सभी कंडीशन आ सकती है। 7.20 भी एसिडोसिस है, जो मैं समझाना चाह रही थी वो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको, ताकि वो जो कंसेप्ट आपके दिमाग में घुस सके, तो इसलिए क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, ये ठीक है, तो 7.35 से कम ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। तो यानी एसिडोसिस में जो पीएच है ब्लड का वो 7.20, यानी एल्कलाई भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, और एसिडिक भी हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा डी।
अगर आप में से जिन्होंने भी ऑप्शन डी को चूज किया, यानी आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, तो ये था एसिडोसिस और एल्कलोसिस। अब बात करते हैं हम एसिड के बारे में। ठीक है, अब आप सभी में बहुत से को डाउट होंगे, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस, ये सब चीज़ें क्या हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, देखिए जो हमारे एसिड होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक तो वॉलेटाइल एसिड होते हैं और एक होते हैं नॉन वॉलेटाइल एसिड। क्या है, एक वॉलेटाइल एसिड होंगे, वहीं दूसरे भी वो क्या होंगे, नॉन वॉलेटाइल एसिड होंगे। ठीक है, जो वॉलेटाइल एसिड होते हैं उसके अंदर आता है एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड। सिर्फ इसके अंदर इकलौता एक ही एग्जाम्पल है, वो है क्या है, कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। ठीक है, क्या होता है, H2CO3। अब जब H2CO3 को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो H2+CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी किस नेचर के, एसिडिक नेचर के हैं। ठीक है, और CO2 को कौन रेगुलेट कर रहा है, हमारे लंग्स रेगुलेट करते हैं। तो अब एक बात याद रखना, CO2 H2CO3 जो इसी का ही ब्रेक डाउन करने पर जो आता है। ठीक है, यानी कार्बोनिक एसिड, CO2, यानी इनसे रिलेटेड अगर कुछ भी होगा, ठीक है, तो वो किसके अंदर आएंगे, रेस्पिरेशन के अंदर आएंगे। रेस्पिरेटरी, सॉरी नॉट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी। ये रेस्पिरेटरी जो एसिडोसिस एल्कलोसिस हम पढ़ेंगे ना, अब आप सभी में डाउट होता है ना कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, रेस्पिरेटरी, पहली बात तो रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक ये हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं वही बता रही हूँ कि जो भी H2CO3, ठीक है, CO2 इससे रिलेटेड आएगा। वैसे बताए तो सिर्फ आपको यही एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, सिर्फ ये वाला। ठीक है, कार्बोनिक एसिड ही हमारा किसके अंदर आता है, रेस्पिरेटरी के अंदर। अब इसमें कम ज़्यादा जो भी होगा वो हम बाद में बताएंगे, तो वो किसके अंदर आएगा, एसिडोसिस और एल्कलोसिस, यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो या फिर एल्कलोसिस हो। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम कार्बोनिक एसिड से रिलेटेड आएगी ना, ठीक है, प्रॉब्लम ही बोलेंगे क्योंकि नॉर्मल तो ये होता है नहीं, एसिडोसिस और एल्कलोसिस एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस के अंदर क्या आएगा, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड का कम ज़्यादा वट एवर उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी तो वो रेस्पिरेटरी के अंदर आएगी। ठीक है, अब इससे अलग चाहे कोई वो एसिड ही क्यों ना हो, वो जो भी आएंगे उनको हमारी किडनी रेगुलेट करती है, और जिनको किडनी रेगुलेट करेगी वो क्या है, किसके अंदर आते हैं, वो मेटाबॉलिक के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, वो मेटाबॉलिक के अंदर आते हैं। तो सिर्फ आपको जो याद करना है, यानी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में H2CO3 स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है, अब उसमें एसिडोसिस हो चाहे वो एल्कलोसिस हो, उनको हम बाद में देखेंगे, पहले हमने इनको रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन सा के अंदर रेस्पिरेटरी आएगा और किसके अंदर मेटाबॉलिक आएगा। तो रेस्पिरेटरी सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिक एसिड को डील करती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये समझ में आया। अब देखिए ये था वॉलेटाइल के बारे में। ठीक है, अब आते हैं नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल एसिड क्या होंगे, कीटोन बॉडीज, HCl, लैक्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, यूरिक एसिड, एस्पिरिन, टार्ट्रिक एसिड, ये सभी किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, इनको हमारी रेगुलेट करती है किडनी। ठीक है, और जिसको भी किडनी रेगुलेट करेगी वो क्या होंगे, मेटाबॉलिक होंगे। वो किससे रिलेटेड होंगे, वो मेटाबॉलिक से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और सिर्फ एक इकलौता इट्स कार्बोनिक एसिड, नॉट बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड जो होगा उसको हमारा रेस्पिरेटरी यानी हमारे लंग्स डील कर रहे हैं। कौन डील कर रहा है, और जो लंग्स से रिलेटेड होगा वो रेस्पिरेटरी के अंदर जाएगा, और जो किडनी से रिलेटेड होगा वो मेटाबॉलिक के अंदर जाएगा। फिर अब उसका कम ज़्यादा वो चीज़ हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक में डिवाइड किया है। ठीक है, तो यानी इससे अलावा कुछ भी आए वो मेटाबॉलिक के अंदर आएगा। ठीक है, और सिर्फ ये होगा वो रेस्पिरेटरी के अंदर आएगा। ठीक है, वैसे ही वो अब अगर कोई एस्पिरिन, ठीक है, जो टैब है उसकी क्या हो जाए, अगर उसकी ओवरडोज हो जाए तो पेशेंट किस में जाएगा, मेटाबॉलिक, और क्या है एसिड है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये थे हमारे एसिड का जो डिवाइडेशन था वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में। यहाँ तक अभी आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे बॉडी के बफर के बारे में। हमारे बॉडी बफर जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है उसको देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉडी के बफर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो बॉडी के बफर सिस्टम को बताने से पहले ये देखिए बफर सिस्टम है क्या। ठीक है, बफर क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई ऑर्गन जो क्या काम करता है, जिसका फंक्शन होता है बॉडी के pH को मेंटेन करके रखना, उसके नॉर्मल रेंज में रखना, यानी 7.35 से 7.45 तक उसको मैनेज करके रखना, वो क्या है, बफर सिस्टम है। ठीक है, अब बॉडी के इसमें ऑर्गन भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इसको हमने दो में डिवाइड किया हुआ, एक प्राइमरी बफर है और एक सेकेंडरी बफर है। जो प्राइमरी बफर होते हैं, ठीक है, वो क्या है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं,
वही जो सेकेंडरी बफर है वो क्या कर रहे हैं कि किसका एक्सक्रीट करना है, किसको रीअब्जॉर्ब करना है, उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। अब देखिए प्राइमरी बफर क्या है। प्राइमरी बफर के अंदर कौन कौन से आएंगे। प्राइमरी बफर के अंदर जो हम डील करेंगे, प्रोटीन बफर, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, फोस्फेट बफर सिस्टम, HB बफर सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर ये 4 आते हैं मेनली। ठीक है, वहीं सेकेंडरी बफर के अंदर आएंगे लंग्स और किडनी। ठीक है, तो हम जल्दी से इनको देख लेते हैं कि प्राइमरी बफर में क्या है, ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले है प्लाज्मा प्रोटीन बफर सिस्टम। प्लाज्मा प्रोटीन बफर सिस्टम क्या है, देखो हमारे जो प्रोटीन होते हैं ना वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और इनके ऊपर जो है ना क्या होती है, हाइड्रोजन के लिए बाइंडिंग साइट होती है। क्या है, बाइंडिंग साइट है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, अब सीधा सा हिसाब है, देखो क्या है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके बाइंड हो सकते हैं, यहाँ पे क्या हो सकते हैं आपके हाइड्रोजन आयन बाइंड हो सकते हैं। ठीक है, सपोज बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एसिडोसिस हो रखा है। ठीक है, क्या हो रखा है, एसिडोसिस हो रखा है, यानी हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा हो रखे हैं। तो प्रोटीन क्या करेंगे, बोलेंगे ब्लड से आओ, जाके क्या करेंगे, वो बॉडी का बफर सिस्टम क्या करेगा, वो प्रोटीन के बाइंडिंग साइट पे जाके उसको चिपका लेगा। तो ब्लड के अंदर क्या हो गए, कम हो गए। तो इन एसिडोसिस क्या होगा, एसिडोसिस के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या कर जाएंगे, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएंगे। यहाँ क्या लिखोगे, इन एसिडोसिस बॉडी का बफर सिस्टम क्या काम करेगा, बॉडी का कौन से वाला, प्रोटीन बफर सिस्टम कैसे काम करता है, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन, इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन को अपने इस बाइंडिंग साइट पर क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। ठीक है, किसमें, एसिडोसिस में, क्योंकि ब्लड के अंदर पीएच बहुत ज्यादा हो रखा है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा हो रखा है, तो उसको क्या करेगा, उठाकर इसके अपने साइड पर रख लेगा। तो ब्लड में हो गए नॉर्मल। ये हो गया हमने एसिडोसिस को। ऐसे बॉडी अपने लेवल पे कैसे मेंटेन कर रही है वो बात है। ठीक है, एल्कलोसिस यानी बॉडी के अंदर बेस बढ़ रहा है। बेस बढ़ रहा है इट मीन्स क्या है, हाइड्रोजन आयन कम हो रहे हैं। तो अब क्या करेगा, यही प्रोटीन जो इसके जो बाइंडिंग साइट पे हाइड्रोजन आयन इनको क्या कर देगा, क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। तो ब्लड में जो हाइड्रोजन आयन कम थे वो क्या हो जाएंगे, उनकी कंपनसेट हो जाएंगे। तो क्या करेगा, एल्कलोसिस के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन कैसे काम कर रहे हैं, रिलीज, क्या कर रहे हैं, वो रिलीज करते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इन ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देंगे, किससे, अपने बाइंडिंग साइट से। तो ये था प्लाज्मा प्रोटीन बफर सिस्टम। नेक्स्ट है आपका कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, जो कि हमारा सेकेंड बफर सिस्टम है। वो देखो कैसे काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3, वही बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3। ठीक है, वही कार्बोनिक एसिड कौन रेगुलेट करता है, लंग्स रेगुलेट करते हैं कार्बोनिक एसिड से रिलेटेड। ठीक है, सिर्फ यही होता है। और बाइकार्बोनेट उसको कौन रेगुलेट करता है, हमारी किडनी रेगुलेट करती है। तो अब देखो लंग्स कैसे रेगुलेट करें इनडायरेक्टली, यानी ये कैसे, यानी HCO3 ये कैसे बॉडी के बफर सिस्टम को मेंटेन करता है, यानी लंग्स कैसे बॉडी के बफर सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, पीएच को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो अब दो कंडीशन हो सकते हैं, वही एसिडोसिस, एल्कलोसिस। देखो लंग्स है ना, एक चीज़ देखो, एक बात देखो, जब हम डीप ब्रीथ करते हैं, यानी बिल्कुल डीप ब्रीथ करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, CO2 रिटेंशन होती है। तो यानी CO2 रिटेन हो रही है, यानी एसिडोसिस, यानी कहीं ना कहीं हम बॉडी के अंदर एसिड बढ़ा रहे हैं। ये समझने वाली बात है। ठीक है, ये माइंड में रखने वाली बात है, बताने की नहीं होती किसी को भी। ठीक है, तो क्या होता है, यानी CO2 को हम अंदर तक रख रहे हैं ज़्यादा देर, यानी बॉडी के अंदर एसिड बढ़ रहा है। ठीक है, यानी एल्कलोसिस की अगर कंडीशन हो तो हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वही जब एसिडोसिस हो रखा हो, ठीक है, क्या हो रखा है, एसिड, बॉडी के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या करना होता है, जल्दी जल्दी सांस, हाइपर वेंटिलेट करते हैं। इवन पेशेंट खुद ही करने लग जाता है, क्योंकि बॉडी का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पेशेंट क्या करता है, हाइपर वेंटिलेट, यानी जल्दी जल्दी सांस लेता है ताकि CO2 को बाहर निकाल सके। CO2 बाहर निकल रही है, इट मीन्स क्या हो रहा है, आपका एसिड क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, बाहर जा रहा है एसिड। ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो गए तो उसको क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। ठीक है, तो यही है जो मैंने बताया। वो देखो लंग्स क्या कर रहे हैं, लंग्स कैसे हेल्प करते हैं, लाइक एसिडोसिस की कंडीशन है तो क्या कर रहे हैं, लंग्स इंक्रीज CO2 लॉस फ्रॉम लंग्स, लंग्स से CO2 का लॉस बढ़ा रहे हैं। कैसे, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड टाइडल वॉल्यूम, यानी पेशेंट क्या करने लग जाएगा, हाइपर वेंटिलेट हो जाएगा। ठीक है, वही जब एल्कलोसिस की कंडीशन हो तो बॉडी क्या करेगी, लंग्स क्या करेंगे, डिक्रीज लॉस ऑफ CO2 का लॉस क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, और टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक समझ आया। वही मैंने कहा बाइकार्बोनेट को कौन रेगुलेट कर रहा है, हमारी किडनी। तो किडनी देखते हैं कैसे काम करती है, ये समझ में आ गया ना। तो यही आपका क्या है, सेकेंडरी वाला जो है सेम टू सेम यही है। अब देखो
बाइकार्बोनेट यानी किडनी कैसे करती है, एसिडोसिस की कंडीशन में किडनी के पास क्या है, किडनी तो क्या करती है, यूरिन के थ्रू निकाल सकती है, किसी को रीअब्जॉर्ब कर लेगी, किसी को एक्सक्रीट आउट कर देगी। एसिडोसिस में यानी हमें क्या चाहिए, सिर्फ आपको बताना चाहिए, एसिडोसिस में क्या हमें हाइड्रोजन आयन चाहिए, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, तो हमें हाइड्रोजन आयन को तो बाहर निकालना है, तो इंक्रीज हाइड्रोजन आयन लॉस, लॉस को बढ़ा दो, निकाल दो हाइड्रोजन आयन को, लेकिन हमें बाइकार्बोनेट चाहिए, ठीक है ना, क्या चाहिए, बाइकार्बोनेट, क्योंकि एसिड को ठीक करना है। एसिड देखो, एसिडोसिस क्या है, हाइड्रोजन आयन का बढ़ना भी एसिडोसिस है, ठीक है, और उसका क्या बोलते हैं, वहीं बाइकार्बोनेट कम हो जाते हैं तो भी क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है, बाइकार्बोनेट का कम होना भी। तो हम क्या करें, दोनों ही कंडीशन हमने देख ली, हाइड्रोजन आयन का लॉस कर दो और बाइकार्बोनेट को लॉस को बचाओ, मतलब उसको रीएब्जॉर्ब कर लो, बाइकार्बोनेट को बहाने नहीं देना है, उसको जाने नहीं देना, उसको बचा लो और हाइड्रोजन आयन को क्या करो, जाओ, ठीक है। वहीं एल्कोलोसिस में क्या होगा, एल्कोलोसिस में क्या है, बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन कम है तो हाइड्रोजन आयन को बचाओ, यानी डिक्रीज हाइड्रोजन आयन लॉस। इसको लैंग्वेज किसी में लिख लो, बात समझ में आनी चाहिए कि हाइड्रोजन आयन हमें चाहिए बॉडी को, ठीक है, क्योंकि एल्कोलोसिस हो रखा है, हाइड्रोजन आयन की कमी है तो उसको बचा लो, और जो बाइकार्बोनेट उसको बहा दो, जाने दो, ठीक है, उसके लॉस को बढ़ा दो, ठीक है। तो ये ऐसे हमारी करती है किडनी वर्क, ठीक है। तो ये था हमारा कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। अब हम बात करें बॉडी के थर्ड जो बफर सिस्टम है जो कि प्राइमरी के अंदर है, वो है क्या, फोस्फेट बफर सिस्टम। अब ये होते हैं दो टाइप के, डाई हाइड्रोजन फोस्फेट और मोनो हाइड्रोजन फोस्फेट। जो डाई हाइड्रोजन फोस्फेट उसका फॉर्मूला होता है H2PO4 नेगेटिव चार्ज, वो HPO4 नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये जो होता है H2PO4 वीक एसिड होता है, वही वो क्या होता है, वीक बेस होता है, ठीक है। जैसे कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट था ना, H2CO3 और वो HCO3 था, सेम, ठीक है। अब जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इन दोनों का रेगुलेशन कौन करता है, जैसे कार्बोनिक एसिड में तो उसका लंग्स कर रहे थे, बाइकार्बोनेट का किडनी कर रहे थे, तो इसका मुझे बताओ। अगर आपका जवाब डाई हाइड्रोजन फोस्फेट के लिए क्या है, ठीक है, वही होगा डाई हाइड्रोजन फोस्फेट किसके, हमें कौन करेगी, कौन करेगी, लंग्स, और इसका किडनी, जैसे हमने पीछे किया था। अगर आप सभी ये सोच रहे हो तो आप लोगों को यानी आपने इस क्लास को सीरियसली देखा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिक एसिड रेस्पिरेटरी से रिलेटेड होगा, अदर देन सारे मेटाबॉलिक, यानी और सभी को कौन करेगा, किडनी उसका क्या करेगी, किडनी ही हैंडल करेगी, ठीक है। तो डाई हाइड्रोजन फोस्फेट हो या फिर मोनो हाइड्रोजन फोस्फेट हो, दोनों को कौन रेगुलेट कर रही है, दोनों को हमारी किडनी रेगुलेट करेगी। कौन रेगुलेट करेगी, किडनी। रेगुलेशन किसके थ्रू होगा, किडनी के थ्रू होगा। यानी क्या होगा, मेटाबॉलिक, इन दोनों में कोई भी कंडीशन होगी वो मेटाबॉलिक होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। ये दोनों कंडीशन में कुछ भी होगा तो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों कैसे हेल्प कर रहे हैं बॉडी के एसिडोसिस और एल्कलोसिस को ट्रीट करने में, ठीक है। देखो डाई हाइड्रोजन फोस्फेट मैंने कहा क्या किस तरह एक्ट करा, लाइक एसिड, वही वो बेस की तरह। तो जब इतना पता चलते ही, तो जब एसिडोसिस हो तो एसिड को बहा दो, ठीक है, उसको मत रखो, बहाने दो। एसिडोसिस में हम क्या करेंगे, लॉस करवा देंगे किसका, H2PO4 का, इंक्रीज लॉस ऑफ H2PO4, इसको बहा दो क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा, और इसको एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है, इसको इंक्रीज रीएब्जॉर्ब ऑफ HPO4 नेगेटिव, ठीक है। वही एल्कलोसिस में हमें क्या बहाना है, इसको बहा दो, ठीक है, और इसको क्या कर लो, रीएब्जॉर्ब कर लो, इंक्रीज लॉस किसका करना है, इंक्रीज लॉस ऑफ HPO4, यानी इसको तो बहा दो और इसको रीएब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन आयन चाहिए, ये देगा हमें। क्या करना है, हाँ इंक्रीज, देखो वर्डिंग ये इंक्रीज डिक्रीज पर जाते हो ना, क्योंकि मैं खुद पहले हम रेक्टिफिकेशन करता चाहिए, ये इंक्रीज होगा वो डिक्रीज होगा, थोड़ी लैंग्वेज चेंज हुई, बात उससे नहीं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए बचाना किसे है और निकालना किसे है, ठीक है। लॉस, रीएब्जॉर्ब, ये वर्डिंग अलग अलग चेंज होती रहेगी, ठीक है। यहाँ में रीएब्जॉर्ब किसको करना है, एल्कलोसिस में रीएब्जॉर्ब हमें H2PO4 चाहिए, हमें चाहिए क्या, ये चाहिए, तो इसको रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो ये था हमारा, यानी इस तरीके से जब हमें पता भी नहीं होता, हमारी बॉडी ऐसे मेंटेन कर रही होती है, जो बॉडी के अंदर एसिडोसिस, एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक, ठीक है, ये होते रहते हैं, तो बॉडी अपने बफर सिस्टम से क्या करती है, उसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो अब हमारा सिर्फ लास्ट रह गया, वो है HB बफर, ठीक है, क्या रह गया, बात करते हैं हमारे फोर्थ बफर सिस्टम, वो क्या है, HB बफर सिस्टम, हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। इसमें क्या होता है, देखिए ये हमारी RBC, इसके अंदर क्या होता है, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड होंगे इसमें। अब जो क्लोराइड है वो सिर्फ क्या कर रहा है, बैलेंसिंग है, जो बाइकार्बोनेट के साथ कर रहा है बैलेंस कर रहा है, ये हाइड्रोजन आयन की जगह नहीं है कि HCO3 इधर हो गया, हाइड्रोजन आयन इधर हो गया, नहीं, ये सिर्फ बैलेंस करता है, सिर्फ हाइड्रोजन आयन ही एसिडोसिस करवा सकता है, क्लोराइड नहीं करेगा, वो सिर्फ बैलेंस कर रहा है यहाँ पे। अब देखो जब बॉडी के अंदर एसिडोसिस होगा तो ये कैसे काम करेगी, जब एसिडोसिस होगा तो क्या करेगी, आरबीसीज अपने
क्या करेगी, बाइकार्बोनेट को बाहर निकाल देगी। क्या करेगी, बाइकार्बोनेट को क्या करेगी, आउटफ्लक्स कर देगी, क्योंकि बाहर क्या चाहिए, बाइकार्बोनेट चाहिए। एसिड तो ऑलरेडी ज्यादा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो आउटफ्लक्स ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है, जब ये अंदर जाए, बाहर जाएगा, तो इसके बैलेंस के लिए क्या हो जाएगा, क्लोराइड अंदर आ जाएगा। तो वो हमें बताने की, हमें सिर्फ इससे मतलब है बाइकार्बोनेट से, वो तो इनका रिफ्लेक्स है कि क्या है, रिएक्शन है कि जब ये बाहर जाएगा तो क्लोराइड अंदर आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए। वहीं जब एल्कलोसिस होगा, तो एल्कलोसिस में क्या है, हमारे पास बाइकार्बोनेट बाहर ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा रखा है, तो आरबीसी क्या करेगी, उसको अंदर बुला लेगी। ठीक है, तो इनफ्लक्स ऑफ क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट, इनफ्लक्स ऑफ बाइकार्बोनेट, जिससे क्या हो जाएगा, आपका पीएच बैलेंस हो जाएगा। तो ये थे हमारे बॉडी के प्राइमरी बफर सिस्टम। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी बफर सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी बफर सिस्टम। सेकेंडरी बफर सिस्टम में जैसे मैंने बताया था, लंग्स और किडनी हमारे काम करेंगे। तो देखिए सेकेंडरी बफर सिस्टम में क्या है, देखो जो इसमें समझने वाली बात क्या है, वो ये है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो या फिर एल्कलोसिस हो। अब आप जो है ना, इससे हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं, एबीजी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब हम एबीजी की रिपोर्ट देखते हैं तो ये चीज़ें क्या हेल्प करेंगी, ये चीज़ें देखो, जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो या फिर हो एल्कलोसिस, तो उस टाइम पर कंपनसेट कौन कर रहा होगा, क्या होगा, अफेक्ट क्या है, रेस्पिरेटरी है, एसिडोसिस या एल्कलोसिस कुछ भी हो, तो कंपनसेट कौन करेगी, किडनी कर रही होगी कंपनसेट। कौन करेगी, किडनी कंपनसेट करेगी। ठीक है, कैसे करेगी, कंडीशन क्या हो सकती है भाई, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, या तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। तो क्या करेगा, वही मैंने, किडनी का तो वही सिस्टम है, वो तो हाइड्रोजन या तो एक्सक्रीट कर देगी, एसिडोसिस में हाइड्रोजन एन एक्सक्रीट कर देगी, रीअब्जॉर्ब कर लेगी बाइकार्बोनेट, मैं समझा चुकी हूँ। वहीं एल्कलोसिस में बाइकार्बोनेट उसको एक्सक्रीट करना और रीअब्जॉर्ब क्या करना है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब ये एबीजी में कैसे होगा, ये मैं नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो एबीजी पर ही होगी। उसी को समझाने के लिए बेसिक से स्टार्ट किया ये इंट्रोडक्टरी क्लास एसिड एंड बेस, ताकि आपको वो समझ में आ सके। ठीक है, तो उसको हम वही डील करेंगे। अब यहाँ एबीजी नहीं ला रही हूँ मैं। ठीक है, तो भी ये चीज़ देख लीजिए जो मैं समझाना चाह रही हूँ। तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे वो एसिडोसिस हो या फिर एल्कलोसिस हो, कंपनसेट कौन करेगी, किडनी करेगी। ठीक है, कौन करेगी, किडनी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, मैंने पहले बताया आपको, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे वो एसिडोसिस हो एल्कलोसिस हो, किडनी कंपनसेट करेगी। अब होता है मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक से रिलेटेड कुछ भी हो, यानी किडनी में कुछ भी हो, किडनी से रिलेटेड। मेटाबॉलिक किसको इंडिकेट करता है, किडनी को। ठीक है, यानी मेटाबॉलिक चाहे वो एसिडोसिस हो या फिर एल्कलोसिस हो, उसको कौन कंपनसेट करेंगे, कौन कंपनसेट करेंगे, लंग्स कंपनसेट करेंगे। यहाँ देखो मेटाबॉलिक लगाओ। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो, ये तुम ये चीज़ देख लो, समझो इन चीज़ों को, ये तुम्हारे बाद में एमसीक्यूज में काम आती है। ठीक है, मेटाबॉलिक से रिलेटेड कुछ भी होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो, हमारा डील कौन करेगा, अब लंग्स कंपनसेट करेगा, यानी लंग्स उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा। अब लंग्स कैसे मैनेज करेगा, देखो वही मैंने बता चुकी हूँ, एसिडोसिस में क्या करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में लंग्स क्या करेगा, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, और टाइडल वॉल्यूम, ताकि CO2 एक्सक्रीट आउट हो सके, क्योंकि CO2 ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी CO2 ज़्यादा नहीं, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है। ठीक है, और CO2 भी क्या एसिडिक है, तो उसको कम करने के लिए। ठीक है, वहीं एल्कलोसिस है, तो एल्कलोसिस में क्या करना है, हमें CO2 रखनी है, हाइड्रोजन आयन रखने हैं, हमें बॉडी के अंदर एसिडिटी मेंटेन करनी है। ठीक है, क्योंकि एसिड कम हो चुका है, तो यहाँ करेंगे हम डिक्रीज रेस्पिरेट एंड टाइडल वॉल्यूम। तो ये था हमारा सारा का सारा एसिड बेस बैलेंस बफर सिस्टम। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अपने फीडबैक देना ना भूलें। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो एबीजी पर होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय।